सत्य कभी नष्ट नहीं होता। आप इसे कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सामने आएगा। महात्मा गांधी किसी विचार के साथ नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तहों में उतर रहे हैं जो इतिहास से जुड़ा है, पर जिसकी गूंज आज की वैश्विक राजनीति में साफ सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं चीन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अपने इतिहास को कह सकते हैं कि एक नया आकार देने के कथित प्रयास की। हमारे पास इस विषय पर छपे एक लेख के कुछ काफी महत्वपूर्ण अंश हैं। ये अंश इस कोशिश के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, मतलब कैसे घटनाओं को पेश किया जा रहा है, कौन से दावे हैं और ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद है इन स्रोतों के जरिए इस जटिल मुद्दे को समझना। हम देखेंगे कि चीन इतिहास की किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है, इस कोशिश के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और हाँ, तथ्यों की कसौटी पर ये बातें कितनी खरी उतरती हैं। ये विषय सिर्फ इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर समकालीन दुनिया को समझने और खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद जरूरी है, जिन्हें वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर बीजिंग में हुई उस भव्य विक्ट्री डे परेड से होती है। जो विश्लेषण हमारे सामने है वो इशारा करता है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में हुए इस आयोजन का मकसद सिर्फ चीन की सैन्य शक्ति दिखाना या वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना नहीं था, या सिर्फ अमेरिका के प्रभाव को कम दिखाना नहीं था। इसके पीछे वो द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास को एक खास चीनी नजरिए से पेश करने की महत्वाकांक्षा भी थी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्लेषण यही कहता है कि इस कोशिश का एक मुख्य पहलू है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी मित्र देशों की भूमिका को आप कह सकती हैं थोड़ा कम करके आंकना। कोशिश ये दिखाने की है कि फासीवाद पर जो आखिरी जीत हुई, उसका मुख्य श्रेय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के नेतृत्व वाले संघर्ष को जाता है। पर जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, ये दावा ऐतिहासिक तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था। चीन यकीनन एक अहम मोर्चा था, पर जीत तो मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से मिली थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ सबका बड़ा योगदान था। वो विजय दिवस भी तो 2 सितंबर 1945 को जापान के सरेंडर की सालगिरह है, जिसने मित्र राष्ट्रों की जीत पक्की की थी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक कहानी गढ़ने की कोशिश है। और ये इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश सिर्फ परेड तक ही सीमित नहीं है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये तो युद्ध के नाम में भी झलकता है। चीन इसे कहता है चीनी जनता का जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध और विश्व फांसीवादी विरोधी युद्ध। इस नाम में क्या खास है? जी हाँ, ये नामकरण अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? इसे इस तरह से कहने पर चीन जापान संघर्ष जो 1937 से 45 तक चला, वो ऐसा लगता है मानो द्वितीय विश्व युद्ध का केंद्रीय या सबसे अहम हिस्सा बन गया हो। जबकि अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये उस बड़े वैश्विक संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा जरूर था, पर अकेला नहीं। इस तरह का नामकरण चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, युद्ध के यूरोपीय मोर्चे या उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई, अटलांटिक की लड़ाई या फिर प्रशांत क्षेत्र में दूसरे मित्र देशों के बड़े संघर्ष और बलिदान को वो थोड़ा पीछे धकेल देता है। ये युद्ध की वैश्विक प्रकृति और अलग-अलग देशों के साझा प्रयासों को कह सकते हैं छोटा करके दिखाता है। तो कहानी में एक तरह से नायक बदल दिया गया है, या कम से कम मुख्य नायक। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि न तो चीन ने अकेले युद्ध जीता और न ही अकेले कम्युनिस्ट पार्टी ने। उन्होंने बताया कि उस वक्त चीन में 2 मुख्य ताकतें थीं, कम्युनिस्ट माओ के नेतृत्व में और राष्ट्रवादी चियांग काई शेक के नेतृत्व में, जो उस समय चीन की आधिकारिक सरकार चला रहे थे। इन दोनों ने मिलकर जापानियों का सामना किया। हालांकि उनके बीच गहरे मतभेद भी थे और गृह युद्ध जैसी स्थिति भी थी। तो इस जटिल तस्वीर में पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका की भूमिका वो कितनी निर्णायक थी? अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका और पश्चिमी मित्र राष्ट्रों से मिला समर्थन सिर्फ कोई सांकेतिक चीज नहीं था, बल्कि वो बहुत ठोस और निर्णायक था। इसमें देखिए, आधुनिक हथियार थे, सैन्य उपकरणों की सप्लाई थी, पायलटों और सैनिकों की ट्रेनिंग थी, अनुभवी सैन्य सलाहकार थे और कुछ मामलों में तो अमेरिकी सैनिकों की सीधी भागीदारी भी थी, जैसे फ्लाइंग टाइगर्स का मामला है। ये मदद मुख्य रूप से चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मिली, जो उस समय चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार थी। हाँ, कुछ मदद कम्युनिस्टों तक भी अप्रत्यक्ष रूप से पहुंची।
इस बाहरी मदद के बिना चीन के लिए जापान जैसी उस वक्त की सैन्य महाशक्ति का मुकाबला करना और आखिरकार जीत हासिल करना लगभग असंभव होता। लड़ाई का स्वरूप, उसकी अवधि और शायद नतीजा भी वो बहुत अलग हो सकता था। और हाल के समय में जैसा स्रोत बताते हैं, चीन में इस बदले हुए ऐतिहासिक नजरिए को बढ़ावा देने वाले कई लेख और सामग्री छपी हैं, खासकर इंटरनेट पर। एक खास लेख का जिक्र किया गया है जो इस ट्रेंड का उदाहरण है। हाँ, चाइना मीडिया प्रोजेक्ट CMP के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे लेख पर ध्यान दिलाया है। इसमें CPC के केंद्रीय समिति से जुड़े एक विद्वान हैं, शी ख्वानुवेई। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार चाइना यूथ डेली में ये तर्क दिया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC ही जापान के खिलाफ युद्ध के दौरान पूरे देश के प्रतिरोध की रीढ़ यानी मेनस्टे थी। उन्होंने CPC के मजबूत नेतृत्व, उसकी प्रभावी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति और उसके नियंत्रण वाले इलाकों में कथित अच्छे शासन को चीन के टिके रहने और आखिरकार जीत में योगदान देने वाले मुख्य कारण बताया। शी क्वानवेई का एक बयान तो काफी जोरदार लगता है। 3 क्रांतियों का अनुभव, विशेष रूप से प्रतिरोध युद्ध, ने हमें और चीनी लोगों को ये आत्मविश्वास दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों के बिना, कम्युनिस्टों के चीनी लोगों की रीढ़ के रूप में काम किए बिना चीन की स्वतंत्रता और मुक्ति असंभव होती। ये तो मतलब सीधे सीधे पूरी जीत का क्रेडिट CPC को देने जैसा है। क्या ये उस समय की असलियत को दिखाता है? यहीं पर ऐतिहासिक सबूत एक अलग कहानी बताते हैं। असल में मामला थोड़ा पेचीदा है। एक और लेख का भी जिक्र है जिसमें एक सोवियत पायलट के वंशज का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमेरिका की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उस लेख में तर्क ये दिया गया है कि चीन का प्रतिरोध युद्ध अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से, यानी पर्ल हार्बर, दिसंबर 1941 से बहुत पहले 1937 में ही शुरू हो गया था, और ये कि चीनी सेनाओं ने एक बड़ी जापानी सैन्य शक्ति को सालों तक उलझाए रखा, जिससे जापान अपनी पूरी ताकत प्रशांत या दूसरी जगहों पर नहीं लगा सका। ये तर्क चीन के लंबे संघर्ष और भारी बलिदानों को दिखाता है, जो कि सच भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पश्चिमी मदद के निर्णायक असर को वो नजरअंदाज कर देता है। तो इन दावों और तर्कों के सामने ऐतिहासिक तथ्य क्या तस्वीर पेश करते हैं? स्रोत इस कथित झूठे इतिहास का खंडन किन बातों के आधार पर करते हैं? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अक्सर ऐसे मुद्दों का सामना करते हैं जहां सरकारी बयानों और ऐतिहासिक विश्लेषण में फर्क होता है। उनके लिए इन तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखते हैं जो इस बदले हुए नैरेटिव को चुनौती देते हैं। पहला, देखिए, ये सच है कि CPC ने जापानी कब्जे वाले इलाकों में, खासकर उत्तरी चीन में, बहुत प्रभावी गुरिल्ला युद्ध चलाया और जापानी सेना को काफी परेशान किया। लेकिन जापानियों के साथ जो बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध हुआ, उसका मुख्य भार चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार और उसकी सेनाओं ने उठाया था। 1943-44 तक ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां राष्ट्रवादियों ने ही लड़ी। गुरिल्ला युद्ध महत्वपूर्ण था, पर उसने पारंपरिक युद्ध की जगह नहीं ली थी। दूसरा, और यह कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, कि उस समय चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार थी, वो राष्ट्रवादियों की थी। यही राष्ट्रवादी सरकार थी जिसने विदेशी ताकतों अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के साथ बातचीत की, संधियां की और वो जरूरी विदेशी सैन्य और आर्थिक मदद हासिल की जिसे स्रोत जीत के लिए निर्णायक मानते हैं। CPC उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कह सकते हैं, काफी हद तक अलग थलग थी और उसके पास विदेशी मदद पाने के लिए जरूरी राजनैतिक नेटवर्क और मान्यता नहीं थी। आपने पश्चिमी सहायता को निर्णायक कहा। स्रोत इस पर और क्या कहते हैं? क्या इसके महत्व को वाकई कम करके आंका जा सकता है? क्या चीन बिना इस मदद के भी जीत सकता था, भले ही इसमें और समय लगता? देखिए, इस बात पर ज्यादातर स्वतंत्र इतिहासकारों में आम सहमति है। जैसे कि स्रोत बताते हैं कि पश्चिमी सहायता चीन के लिए सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि अपरिहार्य थी, मतलब क्रिटिकल थी, खासकर युद्ध के आखिरी दौर में। स्रोत ये साफ करते हैं कि चीनी सेनाओं ने अविश्वसनीय बहादुरी और हिम्मत दिखाई और सालों तक काफी हद तक अकेले ही जापानी हमले का सामना किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर वो जापान को पूरी तरह हराने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें आधुनिक हथियारों, रसद और रणनीतिक समर्थन की सख्त जरूरत थी, जो पश्चिम से आया। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने प्रशांत क्षेत्र में, बर्मा में और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे हिस्सों में जापान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ा था।
इसने जापानी सैन्य मशीन पर जबरदस्त दबाव डाला और आखिरकार उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। विद्वानों का ये भी मानना है कि अगर ये बाहरी मदद ना मिली होती तो चीन जापान युद्ध शायद कई और साल खिंच सकता था। चीन के पास उस समय एक मजबूत स्वदेशी सैन्य औद्योगिक आधार की कमी थी, जिससे लंबे युद्ध में उसकी स्थिति लगातार कमजोर होती जाती। हो सकता है युद्ध एक गतिरोध पर खत्म होता या किसी ऐसे समझौते पर जिसमें चीन साफ तौर पर विजयी न होता, या शायद जापान चीन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहता। तो पश्चिमी सहायता ने न सिर्फ चीन को लड़ने की ताकत दी, बल्कि जापान पर कई मोर्चों से दबाव बनाकर युद्ध को खत्म करने में भी मदद की। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमने देखा कि कैसे इतिहास, खासतौर पर राष्ट्रीय महत्व के संघर्षों का इतिहास, सिर्फ तथ्यों का एक रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि उसे वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से आकार भी दिया जा सकता है। एक शक्तिशाली देश अपने अतीत की कहानी को, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे बड़े वैश्विक संघर्ष में अपनी भूमिका को एक खास रोशनी में पेश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि इतिहास की ये व्याख्याएं सिर्फ अकादमिक बहसों तक ही सीमित नहीं रहती। वे राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव और आत्म छवि बनाती हैं। वे वर्तमान सरकार की वैधता को मजबूत करने और भविष्य की विदेश नीति के लक्ष्यों को सही ठहराने के लिए शक्तिशाली हथियार बन सकती हैं। बड़ी तस्वीर देखें तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये ऐतिहासिक आख्यान, ये नैरेटिव्स कैसे गढ़े जाते हैं, कैसे उनका प्रचार होता है और उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ता है। ये विश्लेषण उन लोगों के लिए खासतौर पर प्रासंगिक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या लोक प्रशासन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी पड़ताल से मुख्य बातें ये निकलती हैं। उपलब्ध स्रोतों के विश्लेषण के अनुसार चीन द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका, विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को केंद्रीय और निर्णायक बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के योगदान को कम करके आंका जा रहा है। हालांकि ऐतिहासिक सबूत एक कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। इस तस्वीर में राष्ट्रवादी सरकार द्वारा लड़ी गई परंपरागत लड़ाई, चीन के आम लोगों का अथाह बलिदान और मित्र राष्ट्रों, विशेष रूप से अमेरिका से मिली निर्णायक सैन्य और आर्थिक सहायता, सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, और ये स्थिति हमें सूचना के युग में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व की याद दिलाती है ना। किसी भी जानकारी या दावे को मानने से पहले उसके स्रोत की विश्वसनीयता, दिए गए सबूतों की मजबूती और संभावित पूर्वाग्रहों की जांच करना बहुत जरूरी है। हमें अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए और एक संतुलित समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक सटीकता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? क्या ये मुमकिन भी है? बिल्कुल, और श्रोताओं के मन में विचार के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जब अलग अलग देश इतिहास की अपनी अपनी और कभी कभी एक दूसरे से टकराती हुई व्याख्याओं पर जोर देते हैं, तो इसका उनके आपसी रिश्तों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यवस्था के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इतिहास की ये लड़ाइयां भविष्य के संघर्षों की जमीन तो तैयार नहीं कर रही? थोड़ा बदल कर सहज स्वर में। हमें उम्मीद है कि इस विषय पर यह गहरी चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो सिविल सेवा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर समसामयिक वैश्विक मुद्दों में गहरी रुचि रखते हैं। इस विषय पर आपके अपने क्या विचार हैं, या अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं और भविष्य में ऐसे ही और विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।